गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कक्षा 12वीं के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर जो है आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। यह चैप्टर जो है बहुत यूजफुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। एग्ज़ाम के नज़रिए से यह चैप्टर काफ़ी यूजफुल है, तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर में जो भी चीज़ बताएंगे आपको बढ़िया से कंप्लीट हो जाए और फिर एग्ज़ाम में आप बढ़िया से जो है एग्ज़ाम दे पाए, क्वेश्चन को बना सके। ठीक है, तो चलिए जो है आज हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है पहला जीवों में जनन। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में पहला टॉपिक है जिसका नाम है लाइफ स्पॉन अर्थात जीवन अवधि। आखिर ये जीवन अवधि है क्या? आखिर यह जीवन अवधि है क्या? जीवन अवधि किसे कहते हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो देखिए जीवन अवधि जिसे इंग्लिश में लाइफ स्पॉन कहते हैं, आखिर यह लाइफ स्पॉन मतलब कि जीवन अवधि है क्या? तो आप बता सकते हैं कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। जैसे कोई भी जीव जन्म लिया और जन्म के बाद वह मर गया, तो वह जितना समय जिंदा रहा है ना, जितना समय वह जीवित रहा, उस समय अंतराल को ही है ना जीवन अवधि कहा जाता है। अब देखिए इस पृथ्वी पे जितना भी जीव है सबका मृत्यु अटल है ना। जो भी जीव है सभी मरेंगे एक अवधि के बाद। कुछ है सो जल्दी मर जाते हैं और कुछ है सो एक लंबे समय के बाद मरते हैं, है ना। तो देखिए इस पृथ्वी पे, इस संसार में जितने भी जीव है ना उनका मृत्यु दो तरह से होता है ना। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है उनका मृत्यु जो है, उनका मृत्यु दो तरह से होती है। एक होती है प्राकृतिक मृत्यु, एक होती है प्राकृतिक मृत्यु जिसे इंग्लिश में नेचुरल डेथ कहा जाता है, और एक होती है एक्सीडेंटल डेथ मतलब कि आकस्मिक मृत्यु। अब यह आकस्मिक मृत्यु क्या है और प्राकृतिक मृत्यु क्या है? तो देखिए जब कोई भी जीव का मृत्यु बिना किसी कारण से होता है, जब कोई भी जीवों की मृत्यु बिना किसी कारण से होता है तो उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जन्म लिया और मान लीजिए 80 साल 90 साल के बाद वह वृद्ध अवस्था में चले गए और उनके सेंस ऑर्गन सब है ना, शरीर के अनेक अंग कार्य करना छोड़ दिए, फिर वो बुढ़ापा के कारण क्या हो गए, मर गए। मतलब बिना किसी कारण के एक अवधि हुआ और फिर वह मर गए, तो यह प्राकृतिक मृत्यु हुआ। यानी कि जब लोगों की मृत्यु बिना किसी कारण से होती है ना, बिना किसी कारण से होती है तो उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। और वही आकस्मिक मृत्यु किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि जब जीवों की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, जब जीवों की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, मतलब एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। देखिए वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है एक्सीडेंटल होती है, मतलब आकस्मिक मृत्यु सबसे ज़्यादा होते हैं। आज देखते हैं एक्सीडेंट के कारण बहुत लोग गाड़ी पर, सड़क दुर्घटना के कारण मर जाते हैं। कुछ लोग जो है फांसी लगा करके मर जाते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग से कूद करके जान दे देते हैं, कुछ लोग ट्रेन में जाके कट के मर जाते हैं, है ना। कुछ लोग जहर खा लेते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर पे है सो डीजल उजल डाल देते हैं, फिर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, जला लेते हैं ना। तो इस तरह से जो है ऐसी दुर्घटनाएं आज बहुत ज़्यादा होती है और हजारों लोग जो है आज प्रतिदिन एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक मृत्यु के कारण मर जाती है। ठीक है, चलिए तो ये आकस्मिक मृत्यु और प्राकृतिक मृत्यु में हमें आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं जीवन अवधि के बारे में थोड़ा बढ़िया से। देखिए इस संसार में जितने भी जीव हैं ना उनका जीवन, कुछ ऐसे जीव है जिनका जीवन कुछ दिनों का होता है, वही कुछ ऐसे जीव है जिनका जीवन बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना। तो देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो जीव इस पृथ्वी पे, जो जीव जितना बड़ा है उनका जीवन अवधि उतना ही ज़्यादा होगा और जो जीव जितना छोटा है उनका जीवन अवधि उतना ही छोटा होगा, तो यह मान्य आपका मिथ्या है, मतलब गलत है। देखिए ऐसा नहीं है,
कि जो जीव जितना बड़ा है उतना ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा, और जो जीव जितना छोटा है वह कम दिन जिंदा रहेगा, है ना। ऐसा मानना हम लोगों का गलत है और आपका भी गलत है। देखिए, जीवन अवधि को उन जीवों के आकार से कोई लेना देना नहीं है ना। जीवन अवधि को जीवों के आकार से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप ध्यान से देखिए, हाथी इतना बड़ा विशाल जानवर है ना, उसका जीवन काल मात्र 75 साल की है। वही आप चील को देख लीजिए, है ना, 90 साल। तोता को देख लीजिए, एक छोटा सा जीव है ना, छोटा सा पक्षी है, उसका जीवन काल 140 साल है ना। कछुआ का देख लीजिए 150 से 200 साल है ना। तो कोई भी जीव का उसके आकार से जीवन अवधि को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो जीव जितना बड़ा होगा उतना दिन ज़्यादा जिंदा रहेगा, और जो जीव जितना छोटा वह कम दिन जिंदा रहेगा, है ना। अब देखिए, अब जो है हम आपको कुछ जीवों के जीवन काल बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको मानव के ही बताते हैं। देखिए, पुराने जमाने के जो मानव थे, मतलब आज से 1 दशक पहले के जो मानव थे, है ना, वो 100 साल आराम से सरवाइव कर पाते थे, क्योंकि उन लोगों का जो भोजन था वह पूरा शुद्ध था, है ना, हेल्दी भोजन खाते थे। लेकिन आज जो हम लोग खाते हैं, देखते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा मात्रा में उसमें जो है मेडिसिन का उपयोग किया जाता है ना। और मेडिसिन वह डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हमारे बॉडी में आती है, और वह जो है हमारे जीवन स्तर को कम कर देती है, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न कर देती है ना। तो देखिए, एक डॉक्टर कहे थे, अच्छे डॉक्टर थे, उनका नाम नहीं पता है, उनका कहनाम था कि अभी वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति 1.5 लीटर पॉइजन को इनडायरेक्ट रूप से अपने शरीर के अंदर खाता है ना। जितना भी हम चीज़ खाते हैं उस समय देखते हैं ना, जो उसमें मेडिसिन का उपयोग किया जाता है ताकि उसका जो पैदावार है बढ़ जाए, है ना। तो पैदावार तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए देखिए, तो आज के जो मानव है उसका जीवन स्तर जो है कम गया है। आज के मानव का जीवन स्तर जो है वो है 75 से 80 वर्ष, है ना, 75 से 80 वर्ष। उसके बाद हाथी का जो जीवन काल है, हाथी का जीवन काल आप अगर देखिएगा तो हाथी का जीवन काल है 75 वर्ष, है ना। 75 वर्ष जो है हाथी का जीवन काल है। उसके बाद आप देखिएगा तो मगरमच्छ 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 और घोड़ा, है ना, मगरमच्छ और घोड़ा, ये दोनों का जीवन काल जो होता है वह 60 वर्ष का होता है ना। मगरमच्छ और घोड़ा, ये दोनों का जीवन काल 60 वर्ष का होता है। वही आप देखिएगा अब बंदर का जीवन काल, तो बंदर का जीवन काल 26 वर्ष का होता है। अगर आप देखिएगा चील का, है ना, तो चील का जीवन काल क्या होता है, तो चील का जीवन काल 90 वर्ष होता है, ठीक है ना। अगर आप तोता को देखिएगा तो तोता का जीवन काल, अभी हम आपको जस्ट बताए कि तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है, 140 वर्ष होता है, ठीक है। वही बिल्ली का जीवन काल अगर आप देखिएगा तो बिल्ली का जीवन काल कितने वर्षों का होता है, तो बिल्ली का जीवन काल 35 से 40 वर्ष का होता है, 35 से 40 वर्ष का होता है। अगर आप कछुआ का जीवन काल देखिएगा तो कछुआ का जीवन काल कितने वर्षों का होता है, तो कछुआ का जीवन काल 150 वर्षों का होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा बरगद, है ना, तो बरगद का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो बरगद का जीवन काल जो है वह 300 साल का होता है। बरगद का जीवन काल 300 साल का होता है। आप पीपल के वृक्ष का देखिएगा तो पीपल के वृक्ष का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो पीपल के वृक्ष का जीवन काल जो है 2500 साल होता है, मतलब 2500 साल जो है पीपल के जीवन काल होता है। बिल्ली का जीवन काल अगर देखिएगा तो बिल्ली का जीवन काल जो होता है, और बिल्ली के दिए हैं, देखिए बिल्ली का जीवन काल 35 से 40 साल का होता है। अगर आप धान और गेहूं का देखिएगा, है ना, धान और गेहूं का आप जीवन काल देखिएगा तो धान और गेहूं का जीवन काल अभी जो है 3 से 4 महीने की होती है ना, 3 से 4 महीने की जो है धान और गेहूं का जीवन काल होता है। अगर आप गुलाब के पौधा का देखिएगा तो गुलाब के पौधा का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। गुलाब के जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो बता सकते हैं 5 वर्षों का। तो यह जो है आपको जानकारी होना काफ़ी जो है यूजफुल है, काफ़ी
इम्पोर्टेंट है, जानकारी होना चाहिए। देखिए, ऐसे तो चैप्टर का नाम था जीवों में जनन। आखिर जनन न पढ़ करके आपको हम अवधि क्यों पढ़ाए? क्योंकि यह जीवन अवधि जो है ना, जीवन अवधि से हर साल 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है ना। और किससे पूछा जाएगा? तो ये जीवों के जीवन अवधि पूछ लेंगे कि मानव का जीवन काल बताइए, हाथी का जीवन काल बताइए, गुलाब का जीवन काल बताइए, है ना, कछुआ का जीवन काल बताइए। ऑब्जेक्टिव में यह सवाल जो है 1 नंबर का हर साल बिहार बोर्ड जो है आस्क करती है। हर साल बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी के लिए हम आपको जीवन अवधि जो है बताएं। अब हम आपको पढ़ाते हैं चैप्टर, मेन चैप्टर है ना। अब जो हम आपको पढ़ाते हैं जनन, यानी जो है हम आपको बताते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब कि जनन। देखिए, जनन क्या है? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? तो आप बता सकते हो कि अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना, संतानों की उत्पत्ति, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को, करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जनन कहा जाता है ना। अब देखिए, जीव जनन क्यों करते हैं? तो देखिए, जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि इस पृथ्वी पे उनके वंश का, उनके जाति का, उनके कुल का अस्तित्व बना रहे। अगर वे जनन नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनके वंश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप प्राचीन काल में देखिए तो कुछ ऐसे राजा थे, है ना, कुछ ऐसे राजा थे जिनका एक भी संतान नहीं होता था। तो जिनका एक भी संतान नहीं होता था, उनका वंश खत्म हो जाता। क्या कहते थे? कि हमारा एक भी पुत्र नहीं है, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो महाराजा शांतनु जो है, महाराजा शांतनु के बारे में आप पढ़े होंगे। तो महाराजा शांतनु का विवाह जो है माता गंगा से होता है। तो गंगा माता क्या करती है? अपने बच्चों को जाकर के और गंगा में दहा देती है। वचन के कारण जो है शांतनु कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर इसी तरह से हमारे सभी संतान को वह गंगा में जाके बहा देगी तो फिर हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, है ना, हमारे वंश का नामो निशान ही मिट जाएगा। तब क्या करते हैं कि जाकर के उनको रोकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे राजा थे, है ना, जिनका वंश खत्म हो गया। अभी भी वर्तमान समय में देखिएगा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संतान नहीं होते, तो उनका वंश खत्म हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको या इस पृथ्वी पे कोई भी जीवों का अपना वंश, है ना, स्थापित करके रखना है, अपने कुल को बचा करके रखना है, अपने जाति को बचा करके रखना है, तो उनको जनन करना होगा। अमेजिंग दैट, मान लीजिए अगर मानव 100 साल तक जनन ना करे, मानव यदि 100 साल तक जनन न करेगा तो क्या होगा? मतलब बच्चे पैदा रुक जाएंगे, मतलब बच्चे का पैदावार रुक जाएगा, बच्चे जन्म नहीं लेंगे, अपितु क्या होंगे? लोग मरेंगे परंतु जन्म नहीं होंगे। तो 100 साल के बाद क्या हो जाएगा? यह पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगा, है ना। तो जीव, कोई भी जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे, है ना, उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पे बना रहे। इसी के लिए जीव जो है जनन करते हैं। अब देखिए, ये जो जनन है, ये जनन 2 प्रकार के होते हैं। ये जो जनन है, ये जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात एक होते हैं लैंगिक जनन, एक होते हैं लैंगिक जनन और एक होते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। देखिए, अब जो है हम एक एक करके आपको लैंगिक के जनन के बारे में बताते हैं, फिर अलैंगिक जनन के बारे में बताते हैं। तो देखिए, लैंगिक जनन आप बता सकते हैं। देखिए, लैंगिक जनन कहने का मतलब क्या है? आप अगर लैंगिक जनन को समझना है तो बहुत सिंपल तरीका में हम आपको बताते हैं कि देखिए, इस पृथ्वी पे आप अपने आँखों से जितना भी जीव को देखते हैं वे सब के सब लैंगिक जनन करते हैं। आप
अपने आँखों से इस पृथ्वी पर जितने भी जीवों को देखते हैं वे सब के सब लैंगिक जनन करते हैं, ठीक ना। परंतु एक जीव ऐसा है जिसे अपनी आंखों से दिखते हैं, परंतु वे क्या करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन दोनों करते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे जीव है जो लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं? देखिए अभी ट्रेन आ रहा है, इसी के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि आपको साउंड जो है ना आ पाए। चलिए ट्रेन चली गई है तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है आपको कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीवों को आप अपनी आंखों से देखते हैं वे सब के सब लैंगिक जनन करते हैं, परंतु पादप जो है एक ऐसा जीव है जो लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। अब देखिए पादप में लैंगिक जनन कब होगा, पादप में लैंगिक जनन कब होगा और अलैंगिक जनन कब होगा, और किन पादप में लैंगिक जनन होता है, किन पादप में अलैंगिक जनन होता है, पहले ये देख लीजिए, है ना। देखिए वैसे पादप मतलब वैसे पौधे जिनका निर्माण बीज की सहायता से होता है ना। जब नए पौधे का निर्माण बीज की सहायता से होती है तो वैसे पौधों में लैंगिक जनन होते हैं। वही कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका निर्माण जो है पेड़ के अनेक अंगों से हो जाती है, जैसे जड़ से हो गया, है ना, पत्ता से हो गया या तना से हो गया। तो वैसे पौधों में कौन सी जनन होती है, तो अलैंगिक जनन होती है, ठीक है। तो ये पादप के बारे में आपको हम बता दिए कि पादप में लैंगिक जनन कब होता है और पादप में अलैंगिक जनन कब होगा, कैसे कैसे पौधों में लैंगिक जनन और कैसे पौधों में अलैंगिक जनन होती है। अब देखिए लैंगिक जनन को हम देखते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जिस जनन में दो युग्मक यानी कि नर और मादा दो युग्मक भाग लेते हैं तो या दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक ना। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जिस जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ना अभी आपको सर्वप्रथम क्या करेंगे, अलैंगिक जनन बताएंगे। पहले दोनों के बारे में हल्का लिख देते हैं। लैंगिक जनन हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, शॉर्ट तरीका में लिख देते हैं, दो जनक, है ना, इसमें दो जनक भाग लेते हैं, आप समझिएगा। और अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, तो सिर्फ एक ही जनक जो है अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। देखिए अलैंगिक जनन कैसे जीव करते हैं, तो देखिए हम अभी आपको जस्ट बताए कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका निर्माण बीज से न होकर पेड़ के अनेक अंगों से होती है, जैसे पत्ती से हो गया, जड़ से हो गया या तना से हो गया। तो ऐसे पौधों में अलैंगिक जनन होती है ना। और देखिए अलैंगिक जनन कैसे जीव करते हैं, तो अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव करते हैं। मतलब जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं ना, यानी कि एक कोशिकीय जीव। तो जितना भी एक कोशिकीय जीव है, यीस्ट हो गया, शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, कोनिडिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, ये सब के सब जो है अलैंगिक जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव है इसी के लिए वो अलैंगिक जनन करते हैं। और देखिए अलैंगिक जनन में क्या होती है कि कोशिका का विभाजन समान होता है। मतलब कहने का अर्थ मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जनक जो होता है, मतलब जनक का मतलब पिता, पिता जो होता है वो क्या करता है, सेम हूबहू अपने जैसे ही संतानों की उत्पत्ति करते हैं। मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। मतलब संतति जनक के बिल्कुल समान होता है, 1% भी डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है ना। 100% क्या होता है, जनक जो होता है संतति के बिल्कुल समान होता है ना। तो देखिए अलैंगिक जनन में क्या होते हैं कि संतति जनक के बिल्कुल समान होते हैं, एकदम समान होते हैं, उसे क्लोन कहते हैं, उसे क्लोन कहते हैं, क्लोन, है ना। अगर आएगा क्लोन को एक और कहा जाता है, नाम दिया गया एक पुंजक। क्लोन या एक पुंजक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीवों में समसूत्री विभाजन द्वारा समान संतति का निर्माण होता है, उसे क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। या ऐसे ही बता सकते हैं
कि जब संतति जनक के एकदम समान होता है तो उसे जो है क्लोन यानी कि संतति कहते हैं। अब देखिए इसका ना कुछ लाभ है और कुछ हानि भी है। इसका लाभ क्या है तो आप बता सकते हैं कि इसका लाभ, क्लोन का लाभ क्या है तो आप बता सकते हैं कि इसका लाभ यही है कि इसमें जनक का गुण किसमें चला जाता है, संतान में आ जाता है। हानि भी यही बता सकते हैं कि जनक का दोष संतति में आ जाता है ना। तो इसका लाभ भी वही बताइएगा, हानि भी वही बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर में तो इस तरह से पूछ सकता है कि क्लोन किसे कहते हैं, इसका लाभ तथा हानि का वर्णन करें, है ना। तो आप बताइएगा, क्लोन का डिफिनेशन बता दीजिएगा, फिर लाभ लिख के आप बता दीजिएगा कि इसका लाभ यह है कि यह क्या, इसमें संतति मतलब जनक का गुण क्या होता है, संतति के एकदम समान होता है, मतलब संतति का गुण, जनक का गुण संतति में आ जाता है। और हानि में क्या बताइएगा, जनक का दोष यानी कि अवगुण संतति में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्लोन था। ठीक है, क्लोन से भी सवाल जो है पूछा जाता है। अब देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, हम दोनों में क्या देखते हैं, कुछ अंतर देखते हैं कि डिफरेंट क्या है, लैंगिक जनन में क्या अंतर है और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। ठीक ना, तब देखिए दोनों में हम कुछ डिफरेंट देखते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट है। तो देखिए ये सवाल पूछिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में, हम अब ना आपको अंतर बताते हैं कि लैंगिक जनन में क्या अंतर है, अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो देखिए लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए लैंगिक जनन में क्या होते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं। तो इसमें बता सकते हैं पहला कि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। वही अलैंगिक जनन में आप बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तभी आपको जस्ट बताए हैं कि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। तो इसमें बता सकते हैं कि इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, एक ही जनक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। फिर लैंगिक जनन में आप क्या बता सकते हैं कि इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है ना, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। देखिए लैंगिक जनन करने वाले जो भी जीव है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, मतलब जो संतति होते हैं जनक से क्या होते हैं, अलग होते हैं ना। तो लैंगिक जनन में बता सकते हैं कि इसके संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है ना, इसकी संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है, इसके संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। वही आप अगर एक पुंजक अलैंगिक जनन को देखिएगा तो इसके संतति में कोई डिफरेंट नहीं पाया जाता, कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है ना, इसमें कोई चेंज नहीं। तो इसमें बता सकते हैं कि इसकी संतति में कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है, कोई विभिन्न। इस तरह से आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बता सकते हैं। 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है ना, तो इसे आप VVI कर सकते हैं ना, इसे आप VVI कर सकते हैं क्योंकि पूछने की संभावना है। 2 नंबर में सवाल पूछेगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, बताइए। देखिए अब जो है हम आप लोगों को अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल से बताएंगे, है ना, अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल से बताएंगे
देखिए अलैंगिक जनन जो होती है मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन करने की ना 4-5 विधि है। जैसे विखंडन हो गया, है ना, मुकुलन हो गया, पुनर्भवन हो गया, कायिक जनन हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है बीजाणु जनन हो गया, है ना। तो इस तरह से अलैंगिक जनन की 4-5 विधि के बारे में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी के लिए आज के लेक्चर में बस आपको हम इतना ही बताते हैं, ठीक है। फिर जो है आपको हम सेकंड लेक्चर में अलैंगिक जनन के सभी विधियों के बारे में जो है आपको बताएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो आप लोगों से आशा है कि इस वीडियो पे अपना रिस्पांस दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको यह वीडियो कैसे लगी, यह जानकारी आपकी कैसी है, कैसे लगी आपको, है ना। बाद बाकी आप हमारे चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, है ना। गांव के लड़का है, कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। कुछ ऊपर जाना चाहते हैं, कुछ सपना है मेरा भी, है ना। आप लोगों की मदद चाहिए, है ना। आशा है कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।